नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं हिंदी का मॉडल पेपर लेकर। दोस्तों, यह है हिंदी का मॉडल पेपर 4 है। इसके पहले मैं हिंदी के रीड की दृष्टि से मॉडल पेपर 3 ले चुका हूं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो बिल्कुल अभी देखिए दोस्तों। इसके जस्ट बाद में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें बहुत ही मस्त टेस्ट हैं। 3 टेस्ट हिंदी मॉडल पेपर के ले चुका हूँ, ये चौथा टेस्ट है दोस्तों। इसमें भी जितने भी प्रश्न हैं सारे ही परीक्षाओं में आ चुके हैं। जैसे ये सीटेट में आ चुका है, मैंने बस पीछे परीक्षाओं के नाम नहीं दर्शाए हैं, परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए, आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों, सारे ही प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आप लाइक नहीं करते हो। पहला प्रश्न है दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बच्चे स्कूल से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, अर्थात बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उनके पास भाषाई पूंजी होती है। वो अपने जो परिवेश की भाषा होती है, उनकी मातृभाषा होती है, उससे परिपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। कक्षा और कक्ष के बाहर बच्चों की भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने में सबसे ज्यादा बल दिया है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्र को, परस्पर अंतःक्रिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, परस्पर अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित जो कक्षा होती है उसमें सबसे अधिक बल अंतःक्रिया पर दिया जाता है, आपस में अंतःक्रिया, परस्पर अंतःक्रिया। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। लड़की टोकरी में क्या बेच रही है। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। आजकल आम का दाम कितना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ये उसकी भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन और पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यही है। तीसरा वाला विकल्प अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का जो प्रारंभ है वो बिल्कुल अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए ताकि बच्चे की रुचि बने, अच्छे से पढ़ सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भाषा की पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखना। दोस्तों, विकल्पों के हिसाब से जो सहायक नहीं है, सबसे ज्यादा लो क्वालिटी का विकल्प है वो तीसरा विकल्प है दोस्तों, प्रश्नों के उत्तर लिखना। इसमें सृजनात्मकता का विकास अन्य की अपेक्षा बहुत कम यानी न के बराबर होता है। 1, 2 और चौथा विकल्प सही है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है, बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों,
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, भाषा सीखना सार्थक होता है। दोस्तों, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन से अगर जुड़ जाए तो सीखना सार्थक होता है, आसानी से रुचिपूर्वक सीखता है क्योंकि उसके दैनिक जीवन से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, पाठों की संख्या। पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो विकल्प नंबर 3 ही है, पाठों की संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, सीखने की क्षमता का आकलन। भाषा का मूल्यांकन करते समय, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज्यादा महत्व इसी को देंगे, सीखने की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, पढ़ने में बाधा नहीं है। सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देना, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। ये पढ़ने में बाधा नहीं है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरे जो विकल्प हैं ये पढ़ने में बाधा है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, किस सिद्धांत भाषा के उद्भव, मतलब कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। बिंग बेंग सिद्धांत, डिंग डांग सिद्धांत, बिल्ली बैली सिद्धांत, डिली डेली सिद्धांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहां पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, डिंग डांग सिद्धांत। ये जो है भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, किससे, कहानी सुनाने से। तो विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, निम्न में से महाप्राण वर्ण है घ, ठ, ट, द, य, स, ई, औ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 1, घ और ठ। दूसरा घ और ठ, दूसरा चौथा वर्ण जो है यहाँ पर वो महाप्राण है दोस्तों। तो विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, सहित, सहानुभूति, सोदाहरण, सोल्लास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, सहानुभूति। यहाँ पर जो सहानुभूति है उसमें स उपसर्ग नहीं है, जबकि सोल्लास में स प्लस उल्लास है, सोदाहरण में स प्लस उदाहरण है और सहित में स प्लस हित है। तो तीनों में ही स उपसर्ग है, दूसरे में नहीं है। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, निम्नांकित में तद्धित प्रत्यांत शब्द बताइए। शांत, निंदित, पतित, आदित्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, आदित्य। आदित्य जो है वो तद्धित प्रत्यांत शब्द है, इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो तद्धित प्रत्यय है, बाकी शांत, निंदित और पतित में कृदंत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, नवल, मृदुल, बहुल और निगल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, निगल। निगल में ये जो शब्द है वो प्रत्यय से नहीं बना है, उपसर्ग से बना है। यहाँ पर मान सकते हैं नी प्लस गल, जबकि नवल में नव प्लस ल, मृदुल में मृदु प्लस ल और बहुल में बहु प्लस ल। इस प्रकार से इन तीनों में प्रत्यय है, निगल में प्रत्यय नहीं है। तो वही विकल्प नंबर 4 अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है, सप्तर प्लस ऋषि, सप्ताह प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, सप्त प्लस ऋषि। यहाँ पर सप्त में जो लास्ट में आएगा अ और इधर है री, इन दोनों को मिलाकर अर बनता है दोस्तों, अर बनता है और सप्तर्षि शब्द बन जाएगा। यहाँ पर अपने गुण संधि होगी। तो विकल्प नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, स्वच्छंद में कौन सी संधि है, विसर्ग, दीर्घ, गुण, व्यंजन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, व्यंजन संधि। यहाँ पर स्वच्छंद में व्यंजन संधि होगी। यहाँ पर स्व प्लस छंद इसका विच्छेद होगा और यहाँ पर चे का आगम होता है, तो स्वच्छंद बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास से निर्मित है, घृतांत, छाया, तरु, पर्णशाला, चंद्रमुख, महालक्ष्मी, भूत प्रेत, काली मिर्च, लाल पीला, महाजन, खुशबू, जीव जंतु, सुंदरलाल, निडर, पूर्व रात्र, खड़ी बोली, ऊंच नीच। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। यह प्रश्न 4 बार कम से कम परीक्षाओं में आ चुका है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, घृतांत, छाया, तरु, पर्णशाला, चंद्रमुख। इसके जितने भी चारों शब्द
कर्मधारय से निर्मित है। अगर दूसरे विकल्प की बात की जाए तो लाल और पीला यहाँ पर द्वंद्व समास है, जीव और जंतु द्वंद्व समास है, और इधर ऊंच और नीच द्वंद्व समास है। तो इन 3 और 4 विकल्प में द्वंद्व समास के उदाहरण है कर्मधारय के साथ, इसमें सारे ही कर्मधारय के हैं, तो विकल्प नंबर 1 अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, गीतकार में समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 तत्पुरुष। गीतकार में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, ममता, बचपन, प्राथमिकता, लड़कपन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यहां पर अपन से पूछा विशेषण से बनी, तो यहां प्राथमिकता होगा दोस्तों। प्राथमिकता से संज्ञा बनी है, प्रथम जो विशेषण है इस प्रथम से संज्ञा बनी है प्राथमिकता बनी है दोस्तों, क्योंकि जो प्रथम होता है जैसे कि विशेषण है, ये प्रथम पृष्ठ प्रथम विशेषण है, तो विशेषण से संज्ञा बनी है प्राथमिकता। लड़का यहाँ पर पहले से संज्ञा था, बच्चा भी संज्ञा से बना है, और ये अलग है, यहाँ प्राथमिकता आएगा विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, हंसोड़, धनी, बुद्धिमान, इमारती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 हंसोड़। यहाँ पर जो हंसोड़ है वो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, बल्कि क्रिया से निर्मित विशेषण है। जो क्रिया होती है दोस्तों हंसना जो क्रिया है उसे हंसोड़ बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, कौन सा एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 कलधौत। कलधौत स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, हेम, हाटक, हिरण्य ये तीनों ही स्वर्ण के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, खुशबू का विलोम बताइए, दुर्गंध, अच्छी, बेकार, बदबू। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 बदबू। खुशबू का विलोम होगा बदबू, और जो दुर्गंध है वो सुगंध का विलोम होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, दूसरों के दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं, आलोचक, निंदक, परछिद्रान्वेषी, चुगलखोर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 परछिद्रान्वेषी। दूसरों के दोष ढूंढने वाले को परछिद्रान्वेषी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों से शत्रुता करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, यहाँ पर सही होगा। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न, उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 है, इनमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से गलत है, प्रज्वलित, सामर्थ्य, उच्छृंखल, औन्नति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अवन्नति। अवन्नति ये गलत है, अवन्नति नहीं होकर के यहाँ पर अपने अवनति होना चाहिए दोस्तों, अवनति। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।